हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम आपके लिए आज एडगेट अभ्यास पुस्तिका के विषय विज्ञान लेके आए हैं। विषय विज्ञान में आपको हमने इसके पहले के वीडियो में अध्याय 1 और अध्याय 2 समझा चुके थे। आज हम आपके लिए अध्याय 3 यानी पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 3 क्या है देख लीजिए। पार्ट 3 में क्या बताया, संश्लेषित क्या कह रहा है। पार्ट 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो इस पार्ट के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे और उनके यहाँ जो बुक में प्रश्न उत्तर दिए उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे कि किस प्रश्न का उत्तर क्या है। ठीक है बच्चों, हम सबसे पहले देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय यानी जो छोटे प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखना है। छोटे उत्तर होते हैं, जितना पूछा है प्रश्न उतना ही हमें उत्तर बताना है। तो बच्चों हम चलो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, नायलॉन के किस गुण के कारण। प्रश्न 1 क्या कह रहा है, नायलॉन के किस गुण के कारण उसका उपयोग कपड़ों के निर्माण में होता है। तो बच्चों ये प्रश्न दिया हुआ था। आप इस प्रश्न को आपकी विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 33 पैराग्राफ 3 में उत्तर को खोज सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। यदि आपको नहीं मिलता तो आप यहाँ से इस उत्तर को देख के लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे इसका उत्तर क्या बताया है, देखिए। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। कैसा होता है, नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में कैसा है, धुलने में सुगम था। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। कौन, नायलॉन क्या था, नायलॉन रेशा जो था कैसा था उसके बारे में बताया हमने। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ, यानी कि इसका कपड़ों के निर्माण के लिए इसका प्रयोग बहुत अत्यधिक हुआ। नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है। नायलॉन क्या है, एक मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बिना बनाया गया। तो बच्चों हमने आपको ये प्रश्न नंबर 1 बताए। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक शब्द लिखना भूल गए कि कच्चे माल का उपयोग बिना किए बनाया गया। तो किए के आगे क्या आ जाएगा, बिना। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको हम प्रश्न क्रमांक 2 बताते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, प्रश्न, बरसात के दिनों में आप संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे में से किस रेशे से निर्मित छाते का प्रयोग करेंगे और क्यों। प्रश्न को समझिए। जब हमारी बरसात है, बरसात के दिनों में हमें जो या आपको संश्लेषित रेशे या प्राकृतिक रेशे में से किस रेशे से निर्मित छाता समझते हैं, जो अपन पानी गिरता है तो ओढ़ के जाते हैं, तो छाते का प्रयोग करेंगे और क्यों करेंगे। तो आप इसका उत्तर भी आपकी विज्ञान पुस्तक के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 35 में देख सकते हैं और लिख सकते हैं। तो बच्चों देखो इसका उत्तर हमने क्या बताया, बरसात के दिनों में हम संश्लेषित रेशे से निर्मित छाते का प्रयोग करेंगे। कौन सा, संश्लेषित रेशे से बना छाते का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये शीघ्र या जल्दी सूखते हैं, अधिक टिकाऊ होते हैं, कम महंगे एवं आसानी से उपलब्ध और रख रखाव भी जो इसका है सुविधाजनक होता है। तो ये प्रश्न को उत्तर समझ आएगा। प्रश्न था कि बरसात के दिनों में आप संश्लेषित रेशे या प्राकृतिक रेशे में से किस रेशे से निर्मित है, किस रेशे से बने छाते का उपयोग करेंगे। तो बच्चों हमारा उत्तर क्या हुआ, बरसात के दिनों में हमें संश्लेषित रेशे से निर्मित छाते का प्रयोग करेंगे या करना है, क्योंकि ये शीघ्र या जल्दी सूख जाता है, अधिक टिकाऊ होता है यानी अधिक समय तक चलता है, कम महंगे यानी कम महंगा होता है, इसमें हमको पैसा कम लगता है, रुपया कम लगता है, एवं आसानी से उपलब्ध हो जाता है, आसानी से मिल जाता है, और इसका जो रख रखाव है वो कैसा है, सुविधाजनक होता है। इसलिए
इसके लिए हम कौन से रेशे का उपयोग करेंगे? संश्लेषित रेशे का उपयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपको प्रश्न नंबर 2 का उत्तर बताया। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग में 3 प्रमुख लाभ लिखिए। जो खाद्य पदार्थ में जो जिसे हम उपयोग में होते खाने के उपयोग में करते हैं, उन पदार्थों का संचयन यानी कि उनकी रक्षा करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग में 3 प्रमुख लाभ कौन कौन से वो आपको बताना है। तो बच्चों हमने इसका उत्तर बताया है। क्या बताएं? खाद्य पदार्थों के संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ। नंबर 1, प्लास्टिक धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जो प्लास्टिक होती है या प्लास्टिक के पात्र क्या होते हैं? जो धातु के पात्र जैसे तांबा, चांदी, हमारा पीतल, कांसा, इनके बर्तनों से कैसे होते हैं? सस्ते होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट बताएं, यह हल्के, प्रबल और चिरस्थायी होते हैं। ये कैसे होते हैं? हल्के होते हैं, प्रबल व चिरस्थायी होते हैं। इसके बाद तीसरा बताएं, इन्हें विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है। तो जो आपके प्लास्टिक के पात्र होते हैं उन्हें विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है। इस प्रकार बच्चों आपको प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर बताया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या है? क्या कारण है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़ों पर आग बुझाते समय आग नहीं लगती? प्रश्न बहुत अच्छा है, समझिए। देखते हैं आप कि किसी घर में या किसी कंपनी में या कहीं पे बिल्डिंग में आग लग गई तो आग बुझाने वाले कर्मचारियों को बुलाते हैं, तो वो जो कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों में आग क्यों नहीं लगती? कारण यहाँ पूछा क्यों नहीं लगती, तो आपको उसका उत्तर बताना पड़ेगा। ये प्रश्न है, क्या कारण है कि आग बुझाने वाले कर्मचारी कपड़ों पर आग बुझाते समय आग नहीं लगती? आप इसका उत्तर अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 38 में खोज सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसका उत्तर हम बताएं। इसका उत्तर बहुत आसान है, सरल है। देखिए, आग बुझाने वाले कर्मचारी के कपड़ों पर मेलामाइन, क्या बताए? मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है, जिसके कारण आग बुझाते समय आग नहीं लगती। बिल्कुल बहुत सरल और आसान उत्तर बताएं। क्या हुआ उत्तर इसका? आग बुझाने वाले कर्मचारी कपड़ों पर कौन सा? मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है, जिसके कारण आग बुझाते समय आग नहीं लगती काय में? उनके कपड़ों में। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 का हमने यहाँ पे उत्तर बताया। नेक्स्ट इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है। वो कैसे प्रश्न है? अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अब लघुत्तरीय प्रश्न में यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 5 है। तालिका में रेशों से निर्मित कुछ वस्तुएं दी गई हैं। रेशों से निर्मित रेशों से बनी कुछ वस्तुएं दी हुई हैं, जिन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित कीजिए। इसे भी आप पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 33, 34, 35 में खोज सकते हैं। देखिए, तालिका बनी, एक क्रमांक है, वस्तु का नाम, रेशे के प्रकार, प्राकृतिक, कृत्रिम। नंबर 1, ऊनी स्वेटर। जो ऊनी स्वेटर होती है ये किस प्रकार के रेशे की है? तो यह प्राकृतिक रेशा। ऊनी स्वेटर कैसे रेशा है? प्राकृतिक रेशा है। फिर दूसरा नंबर, दांत साफ करने वाला ब्रश कृत्रिम है। प्राकृतिक रेशा मीन्स जो प्रकृति से प्राप्त होता है वो प्राकृतिक होता है, और कृत्रिम यानी जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है वह कृत्रिम कहलाता है। तो यहाँ पे ऊनी स्वेटर, तो ये प्राकृतिक रेशा द्वारा प्राप्त, यानी कि प्रकृति द्वारा जो रेशा प्राप्त होता है उसके माध्यम से मिलता है। और दांत साफ करने का ब्रश, इसे कौन निर्मित करता है, कौन बनाता है? मानव बनाता है, इसलिए इसे कृत्रिम रेशा कहा गया। रेशमी साड़ी, ये प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत आएगी। टेरिलिन की शर्ट, ये भी कृत्रिम रेशा में आएगी। और सूती कुर्ता, ये प्राकृतिक रेशा में आएगा। और PET से बनी बोतलें, ये किस में आएंगी? कृत्रिम रेशे में आएंगी। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हमने आपको यहाँ पे बताया। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? कचरे के ढेर से, जो कचरा का ढेर होता है आपने देखे होंगे, कचरे के ढेर से गाय व अन्य जानवर खाद्य अपशिष्ट के साथ साथ पॉलीथीन के थैली या पॉलीथीन की थैली व खाद्य पदार्थों के रेपर भी निगल लेते हैं।
ये अक्सर होता है ऐसा। इससे उनको क्या नुकसान हो सकता है, किनको, गाय और जानवरों को। तो देखो बच्चों, इसका उत्तर हमने बताएं। इसका उत्तर है कचरे के ढेर से गाय और अन्य जानवर खाद्य अपशिष्ट के साथ साथ पॉलीथीन की थैली या खाद्य पदार्थों के रेपर भी निगल लेते हैं, जिसके कारण कभी कभी भोजन उनकी श्वास नली में अटक जाता है अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंततः यह उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए बच्चों ये ध्यान रखना है कि कोई भी गाय या जानवर हैं, उन्हें पॉलीथीन या जो आपकी रेपर हैं उनको खाने से बचाना है, तो आपको उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। नष्ट कर देना चाहिए मीन्स उन्हें जला देना चाहिए, जिससे गाय या अन्य जानवर उन पॉलीथीन और रेपरों को निगल ना पाएँ और हम उन जानवरों को बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 समाप्त हुआ। नेक्स्ट आने वाला प्रश्न क्या है, प्रश्न 7। प्रश्न 7 में दिया है, क्या दिया पढ़ लीजिए। एक उत्तरदायी नागरिक के लिए, उत्तरदायी यानी जो अपने वो कर्तव्य समझता है, उस नागरिक के रूप में पर्यावरण के हित में आप कौन कौन से 5R या 5R सिद्धांत का उपयोग करेंगे तथा 3 उपाय लिखिए जिससे पर्यावरण स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहे। बच्चों, आप इसका उत्तर अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 39 का अंतिम पैराग्राफ में खोज सकते हैं। लेकिन बच्चों, हमने यहाँ पे 5R यानी 5R सिद्धांत यहाँ पे बताए हैं। 5R सिद्धांत क्या है उसका नंबर 1 बताएं, उपयोग कम करें। नंबर 2, पुनः उपयोग करिए, उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग कीजिए। नंबर 3, पुनः चक्रित करिए। नंबर 4, पुनः प्राप्त करिए। और नंबर 5, उपयोग ना करना। इस प्रकार जो उत्तरदायी नागरिक हैं, उत्तरदायी नागरिक के रूप में पर्यावरण हित में आप कौन कौन से 5, तो उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रित करिए, पुनः प्राप्त करिए, उपयोग ना करना। उपयोग ना करना, ये हमने क्या बताया, इसके 5R सिद्धांत बताए। ये 5R सिद्धांत जो है एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5 सिद्धांत आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, इनके उपाय क्या हैं? इनके उपाय हमने बताए। नंबर 1 उपाय, कचरे का सही निपटान या कचरे का सही निपटारा। प्लास्टिक का सीमित उपयोग। बाजार जाते समय हमें या आपको कागज़ या कपड़े के थैले या थैली का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार बच्चों, आपको हमने प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर बताया। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 8 है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग क्या है, इनके बारे में हम बताएंगे। थर्मोप्लास्टिक क्या है इसके बारे में देखिए। ऐसा प्लास्टिक जिसे हम गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। फिर से देखिए, थर्मोप्लास्टिक क्या है? ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। इसके उदाहरण आपको हमने बताए। उदाहरण क्या क्या बताए, देखो, पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद अगला है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग क्या है? ऐसा प्लास्टिक जिसे एक बार सांचे में ढाल दिया जाए, ऐसा प्लास्टिक जिसे एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता। ये क्या कहलाते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। ऐसा प्लास्टिक जिसे एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। इस प्रकार बच्चों, हमने आपको ये प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर बताया। इसके बाद आपका प्रश्न
दीर्घ उत्तरी प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा? जहाँ तक संभव हो सके प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। इस प्रश्न में कहा है कि आप, या इस प्रश्न में हम भी कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास कीजिए कि हम प्लास्टिक का उपयोग ना करें। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो देखो बच्चों, इस कथन की व्याख्या हमने यहाँ पे की। आप इसे अपने 38 और 39 पृष्ठ क्रमांक पे देख सकते हैं। तो इसमें हमने क्या बताया? जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, क्योंकि यह कई वर्षों तक अपघटित नहीं होती है। यह पर्यावरण हितैषी नहीं है। ये पर्यावरण हितैषी नहीं है। इसे जलाने पर विषैली गैसें उत्सर्जित होती हैं। भूमि में एक परत बनाकर यह वर्षा के जल को भूमिगत नहीं होने देता, यानी भूमि के अंदर नहीं जान देता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि यदि हम भूमि पे इसे फेंक देते हैं प्लास्टिक को, तो भूमि में यह एक परत के रूप में जमा हो गए। जब परत के रूप में जमा हो गई तो जो वर्षा का जल है वो भूमि के अंदर नहीं जाता, जिससे जल स्तर में क्या आ जाएगी? कमी आती है। तथा नालियों में फंस जाने के कारण क्या होता है? अब नालियों में फंस जाती है। नालियों में फंस जाने के कारण गंदी सड़कों पर आती हैं। गंदगी जो उसकी गंदगी होती है वो कहाँ जाती है? सड़कों पर आती है। अतः अनेक कारण हैं जो हमें इसके उपयोग को रोकने या कम करने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चों, यहाँ हमने कम 2 बार लिख दिए हैं, इसको आपको एक ही बार लिखना है। तो फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। जहाँ तक संभव हो सके प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, क्योंकि यह कई वर्षों तक अपघटित नहीं होती। यह पर्यावरण हितैषी नहीं है। इसे जलाने पर विषैली गैसें उत्सर्जित होती हैं। भूमि पर परत बनाकर यह वर्षा के जल को रोक देती है, जिस कारण जल का स्तर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और नालियों में जमा हो जाती हैं, जिससे रोडों पे क्या होती है? गंदगी फैल जाती है। तो इसका उपयोग हमें कम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका ये प्रश्न क्रमांक 9 समाप्त हुआ। इसके बाद आपका अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 का नंबर 1 क्या दे रहा है? जैव निम्नीकरणी तथा अजैव निम्नीकरणी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, हमने जैव निम्नीकरण और अजैव अनिम्नीकरण के बारे में आपको यहाँ पे बता रहे हैं। अजैव निम्नीकरण, यहाँ पे अजैव निम्नीकरण है, जैव अनिम्नीकरण लिख दी है। बच्चों, ये क्या है? अजैव निम्नीकरण। इसका सही है यहाँ पे क्या है? अजैव। यहाँ पे आ जाएगा अजैव, लग जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे अजैव पढ़ना है इसको आपको। ये जैव अनिम्नीकरण लिख दिए, ये जैव अनिम्नीकरण नहीं है। क्या है? अजैव निम्नीकरणी है। क्या है? अजैव निम्नीकरण। तो इसका, तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम जैव निम्नीकरण के बारे में बताते हैं। इसे क्या कहते हैं? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है उसे जैव निम्नीकरणी कहलाता है। इसके बाद अजैव निम्नीकरणी क्या है? अजैव निम्नीकरणी में देखिए, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, अजैव निम्नीकरण कहलाता है। तो यहाँ जैव को अजैव पढ़ना है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 10 का पहला प्रश्न हो गया। नेक्स्ट इसका दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? इसका दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न, नीचे कुछ अपशिष्ट के प्रकार दिए गए हैं, उन्हें जैव निम्नीकरणी और जैव अनिम्नीकरणी में विभाजित कीजिए। देखिए, यहाँ पे एक क्रमांक दिया, अपशिष्ट के प्रकार दिया, पदार्थ की प्रकृति दिया है, कैसी होती है जैव निम्नीकरणी या जैव अनिम्नीकरणी। तो इसे पहला दिया, देखो ऊनी स्वेटर, एक ऐसी है जैव निम्नीकरणी है। दूसरा, दांत साफ करने का ब्रश जैव अनिम्नीकरणी है। तीसरा, रेशमी साड़ी जैव, यानी कि जो जीवों से प्राप्त होती है, जैसे ऊनी स्वेटर कैसे? भेड़ों से ऊन से बनती है। रेशमी साड़ी भी रेशम कीड़े के उससे बनती है। टेरिलीन की शर्ट, ये जैव अनिम्नीकरण है, ये जैव के द्वारा नहीं होती। सूती कुर्ता, ये जैव द्वारा होता है। पीईटी
ये अनिम्नीकरण है। तो इस प्रकार बच्चों इसका हमने सेकंड नंबर भी बता दिया आपको। तो इस प्रकार बच्चों हमने आपको यहाँ पे इसके जो प्रश्न 10 थे पूरे प्रश्न 10 को बताए और समझाए। अब बच्चों इसके बाद आप आने वाली वीडियो में आपका नेक्स्ट आने वाला पार्ट बताएंगे, पार्ट 4 रहेगा। और पार्ट 4 आपका क्या है, धातु एवं अधातु, उसे समझाएंगे। यदि बच्चों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो या समझ आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुपों में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों।